ठीक है, तो यहीं पे खत्म हो गया था एब्रप्टली। यहीं से शुरू करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या एआरसी था, ये 1966 में शुरू किया गया था। चेयरमैन कौन थे उसके? मोरारजी देसाई। ठीक है। और मोरारजी देसाई के बाद इसको फॉलोअप किसने किया था? के हनुमंतैया ने। ठीक है, मतलब दो चेयरमैन हुए एक तरह से। तो इसमें जो मेन थीम थी वो सेंटर स्टेट रिलेशन पर भी फोकस था। कई और चीजें भी थी इसमें, सेंटर स्टेट रिलेशन को भी लिखा था। ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन के लेकर एक उन्होंने अलग से एक स्टडी टीम बनाई थी, जिसको हेड किया था एम सी सीता रॉड। ठीक है। और बाद में उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को 1969 में। इसमें 22 रिकमेंडेशन दी गई थी। ठीक है, 22 रिकमेंडेशन दी गई थी। बताया गया था कि कैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसमें से कुछ मेन मेन इसमें लिस्टेड है, जैसे कि पहला इंटर स्टेट काउंसिल बनाना, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत। ठीक है। और दूसरा गवर्नर को लेकर था कि ऐसे पर्सन को गवर्नर अपॉइंट करना है जिसका पब्लिक लाइफ में लंबा एक्सपीरियंस हो और एडमिनिस्ट्रेशन में भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो, प्लस वो नॉन पार्टीसन हो। ठीक है, किसी का भी पक्ष मतलब पक्षपाती ना हो वो। ठीक है, किसी का पक्ष ना ले। फिर कुछ स्टेट्स को स्टेट जो स्टेट्स हैं उनको कुछ और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड पावर देना। ठीक है, मतलब जितना दे सको। डेलीगेटेड मतलब होता है जैसे आपके पास आप एक पर्सन है, आपके पास कोई अथॉरिटी है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको एक्स वाई जेड कोई काम करना है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप किसी और दूसरे को कह देते हो कि ये मेरी मेरी जगह ये कर लेगा। ठीक है, मेरी जगह ये कर लेगा। तो आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेलीगेट करो किसी दूसरे बंदे को। ठीक है। तो उसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड डेलीगेशन ऑफ पावर। कि आप अपनी पावर जो है वो किसी और को दे रहे हो, लेकिन जो सोल अथॉरिटी है वो आप ही रहोगे। ठीक है, जो मेन अथॉरिटी है वो आप हो। अगर इसने कोई गलती की तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में सिर्फ आप अपनी पावर जो है वो ट्रांसफर करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहेगी। ठीक है। तो इसमें भी कहा जा रहा है कि जो स्टेट्स हैं उनको कुछ मतलब मैक्सिमम एक्सटेंट तक कुछ मतलब उस परिस्थितियों में डेलीगेटेड पावर देनी चाहिए। ठीक है। पावर और अथॉरिटी के अंदर अभी मैं समझाया था कि पावर वो होती है आपकी कार्य करने की क्षमता, कोई भी कार्य करने या करवाने की क्षमता जो होती है वो पावर कहलाती है। कि कहते हैं बहुत पावर, उसमें बहुत कुछ कर सकता है वो। ठीक है, तो उसकी काम कराने की क्षमता। अथॉरिटी क्या होती है कि आप लीगल हैं कि नहीं। ठीक है, आप ऑथराइज हैं कि नहीं वो काम करने के लिए, अथॉरिटी। ठीक है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि किसी के पास पावर है अथॉरिटी नहीं, किसी के पास अथॉरिटी है पावर नहीं। ठीक है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा पावर है, किसी के पास अथॉरिटी मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पावर है या अथॉरिटी नहीं है, तो यूजलेस है। या हो सकता है कि हम कहते हैं कि मन मर्जी चलाएगा। ठीक है, अथॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तब भी आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका मतलब आप अपनी मर्जी चला रहे हो। ठीक है। फिर क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन अपॉन सेंटर। हमने देखा था अभी रिसोर्स वाला, फाइनेंशियल रिसोर्स वाला टेंशन है कि जो स्टेट्स हैं उनको कम रिसोर्सेज मिला है। ठीक है, उनको उनके उनके पास टैक्सेशन पावर कम है और उनको वही चीज़ें मिलती हैं जो सेंटर देता है। तो उनका इस कमेटी का कहना था कि जो स्टेट्स हैं उनको थोड़ी ज़्यादा फाइनेंशियल पावर दो, ताकि वो उनका जो डिपेंडेंसी है सेंटर पर वो कम हो जाए। ठीक है, ये था। फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्सेज इन स्टेट्स आइदर ऑन देयर रिक्वेस्ट और अदरवाइज। ठीक है, जो आर्म फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट होती है किसी स्टेट में, वो या तो स्टेट की रिकमेंडेशन पर हो, रिक्वेस्ट पर हो, या मतलब कुछ ऐसा ऐसा ही कोई क्राइटेरिया हो कि जब तभी उन्हें डिप्लॉय किया जाए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आपकी मर्जी हो और आप भेज दें। ठीक है, ये जो रिकमेंडेशन थी रिकमेंडेशन रह गई, क्योंकि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, पड़ी की पड़ी रह गए। फिर उसके बाद राजा मन्नार कमेटी बैठाई गई थी 1969 में, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ठीक है, वो 3 मेंबर कमेटी थी जिसके हेड थे डॉक्टर पीवी राजा मन्नार। ठीक है। तो इनका भी वही उद्देश्य था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को देखना और अमेंडमेंट सजेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे जो स्टेट है उसको अटमोस्ट ऑटोनॉमी मिल सके। ठीक है, अब इनका इनका तो अलग ही केस रहता है तमिलनाडु वालों का, लेकिन ठीक है देख लो। तो उनका था कि ठीक है, अटमोस्ट ऑटोनॉमी का केस था। फिर जो इसने सबमिट किया था रिपोर्ट, ये देखो वो वाली जो मतलब ये पहली एआरसी जो थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा था। ठीक है, उसने अपॉइंट किया था। ये राजा मन्नार कमेटी जो है उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रखा था, डीएमके गवर्नमेंट थी। ठीक है। तो इसने रिपोर्ट सबमिट किया था 1971 में। इसने क्या क्या कहा, इसने कुछ रीजन आइडेंटिफाई किए थे जिसके कारण से हम ये कहते हैं कि यूनिटरी ट्रेंड्स या टेंडेंसीज हैं या सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसीज हैं। कैसे? कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कुछ प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल पावर देते हैं सेंटर को। ठीक है, स्पेशल पावर देते हैं। हमने देखा था कि
जैसे जो राज्यसभा है, राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके कह सकती है कि आप स्टेट लिस्ट पर जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड आइटम्स है उस पे कानून बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह की सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी हुई। और फिर वन पार्टी रूल, जो बोथ सेंटर और स्टेट दोनों जगह पर एक पार्टी के रूल हो, तो भी वो सेंटर की ही मनमानी वहाँ चलेगी। ठीक है, स्टेट को कहेगा, स्टेट को मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक ही पार्टी है भाई, हटा देंगे तुरंत। ठीक है, चीफ मिनिस्टर खत्म कहानी। तो उसको रखेंगे जो उनका बात माने। फिर इनएडिक्वेसी ऑफ स्टेट्स फिजिकल रिसोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंट डिपेंडेंस ऑन सेंटर फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो देखा था कि जो स्टेट है उनको कम फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेट है। ठीक है, तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो सेंटर पर डिपेंड रहे। तो अब जब सेंटर पर आप डिपेंड रहेंगे तो सेंटर जो कहेगा आपको मानना पड़ेगा, एक तरह से मन मार के ही मानना पड़ेगा। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन। अच्छा, ये अब तो नहीं है, पहले था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन एक तरह से प्लान भी बनाती थी, मतलब पूरे इंडिया का डेवलपमेंट का, प्लस वो रिसोर्सेज भी एलोकेट करती थी। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करती थी स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स को। तो उसमें प्लानिंग कमीशन का ही मनमर्जी चलता था। ठीक है, तो ये तब की बात है, अब तो खत्म हो गया, नीति आयोग आ गया सीधे। तो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन उन्होंने क्या क्या दी थी? पहले दिया था एक इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए, जो अभी हमने पिछले बार में देखा था, इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात की। फिर फाइनेंस कमीशन की बात की, फाइनेंस कमीशन शुड बी मेड अ परमानेंट बॉडी। हमारे यहाँ फाइनेंस कमीशन हर 5-5 साल पे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अभी जो मतलब जो उसका स्टेटस है, हर 5 साल पे अपॉइंट किया जाता है, और फिर उसके बाद वो अपना रिकमेंडेशन के डिजोल्व कर दिया जाता है। तो इनका कहना था कि भाई फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बनाओ। ठीक है, परमानेंट बॉडी बनाने का फायदा क्या है कि जैसे इनका जो रिकमेंडेशन होता है ये 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए लागू होता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का। तो अब परमानेंट बॉडी रहेगी तो आप उससे जाके बात भी कर लोगे ना कि सर हमें और चाहिए पैसा। ठीक है, या आप क्राइटेरियम कुछ चेंज करो।